पिछले 48 घंटों से हमारे देश के सोशल मीडिया पर एक युद्ध सा चल रहा है। सैनिकों की तरह लोगों ने अपना अपना पक्ष चुन लिया है, मोर्चा संभाल लिया है और फिर अपने मोर्चे को हैवी फायरिंग से वो डिफेंड कर रहे हैं। पिछले 48 घंटों में कईयों ने इजराइल का पक्ष लिया, बहुतों ने सहानुभूति पैलेस्टाइन के साथ जताई। इसके पीछे धर्म का एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन इजराइल पैलेस्टाइन एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पैलेस्तीनी क्रिश्चियंस भी होते हैं, खैर वो अपने आप में एक एपिसोड हो जाएगा। लेकिन जिस बर्बरता के साथ हमास के आतंकवादियों ने 600 से ज्यादा इजरायलियों को मौत के घाट उतारा, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन फिर जिस तरीके से इजराइल ने पैलेस्तीनियों को पिछले कई दशकों से अपने घर से बेदखल किया, उनके बच्चों की हत्या की, उसका भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। पिछले 48 घंटों में हमने पाया कि सबने अपना अपना मन हमारे देश में बना लिया है। इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन युद्ध के बारे में सबने अपनी मंशा बना दी है, सबने अपना एक स्टैंड ले लिया है। 5 मिनट भी नहीं लगे लोगों को। 5 महीने से मणिपुर में सिविल वॉर चल रहा है, उस पर यह राय बनी हो या ना बनी हो, मिडिल ईस्ट जैसे जटिल मुद्दे पर भी ठोस ओपिनियन देशवासियों ने बना लिया है। तो हमें लगा कि भाई हमें भी राय बनानी चाहिए। हमें फोमो होने लगा। एडिटर बोला कि भाई तुम्हारी राय क्या है? तो पूरा सैटरडे, पूरा संडे सबने काम किया। रिसर्चर्स, फैक्ट चेकर्स, सबने मिलकर हमने एक काम किया कि भैया देखो कि एक राय बनाते हैं, लेकिन पिछला जो कॉन्टेक्स्ट है उसको भी समझते हैं, किस संदर्भ में यह सब हो रहा है। देखिए, टेररिज्म का कोई जस्टिफिकेशन तो है नहीं, लेकिन अगर टेररिज्म को पूरी तरीके से रोकना है, टेररिज्म को पूरी तरीके से समझना है, तो उसके पीछे जो डेस्पिरेशन है, उसके पीछे जो पॉलिटिक्स है, उसके पीछे जो हिस्ट्री है, उसे भी समझना होगा। 48 घंटों के बाद हमने अपनी अब राय बना ली है। मोर्चा हमने भी पकड़ लिया है और बहुतों को यह जो हमारी राय है आज पसंद आने वाली नहीं है। लेकिन यह राय मेरी ही नहीं है, यह राय शायद देश की भी है, यह राय कॉमन सेंस की है, यह राय फैक्ट्स की है। लेकिन पहले यह राय जानने से पहले यह समझ ले हो क्या रहा है। यह है पैलेस्टाइन का मैप 1917 में और यह है पैलेस्टाइन का मैप 2023 में। अगर आप इन 100 सालों का इतिहास समझेंगे तब समझ पाएंगे कि यह 7 अक्टूबर को सुबह सुबह 5000 मिसाइल जो इजराइल के तरफ दागे गए, वो क्यों दागे गए? एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट के अगेंस्ट पैराग्लाइडर्स ने हमला क्यों किया, जबकि अंजाम सबको मालूम था। मेरे ख्याल से आतंकवादियों को भी मालूम था कि क्या होने वाला है। इसके बाद हुआ भी ऐसा। अकस्मात हमले के बाद जिसने इजराइल के मुसाद को चकमा दे दिया, उसे सोता हुआ पाया, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि इजराइल अब युद्ध की अवस्था में है और दुश्मनों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर हमास के मिलिट्री कमांडर ने भी यह बयान दे दिया कि यह जो शानदार युद्ध है वो इजराइल का जो पैलेस्तीन पर जो कब्जा है उसे अब वो खत्म कर देगा। अ वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। इस एपिसोड को बनाते वक्त घमासान जारी है। ऑफिशियल नंबर्स के हिसाब से 650 से ज्यादा इजरायली, 400 से ज्यादा पैलेस्तीनी मारे जा चुके हैं। मैं घायलों की बात ही नहीं कर रहा हूं और मैं हॉस्टेजेस की भी यहां बात नहीं कर रहा हूं। इजराइल हमास को वापस गाजा स्ट्रिप में ढकेल चुका है। उधर पड़ोसी लेबनान बेस्ड हिजबुल्लाह ग्रुप ने भी इजराइल पर कुछ रॉकेट्स दाग दिए हैं, पैलेस्टाइन के साथ अपना सपोर्ट दिखाया है। उधर वेस्ट के सारे बड़े पावर्स इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। जियोपॉलिटिक्स में शायद ही कोई मुद्दा मिडिल ईस्ट जैसा कॉम्प्लिकेटेड होगा। उस पर राय बनाने से पहले हमें इजराइल पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री को थोड़ा सा जानना होगा। अभी जो जंग चल रही है उसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या इजराइल एक कॉलोनियल अपार्थाइड स्टेट है? नतीजा क्या निकलेगा? क्या इजराइल गाजा का नाम और निशान मिटा देगा या युद्ध और ग्लोबली भी और मिडिल ईस्ट में और फैल सकता है? और इंडिया का इस मुद्दे पर स्टैंड क्या रहा है? ट्रेडिशनली भारत की क्या राय है इस मुद्दे पर? अपनी राय बनाने से पहले यह भी जानना जरूरी है। पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन इस रीजन का नाम है। यह जमीन क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और जूस के लिए बहुत एक पवित्र भूमि मानी जाती है। 1500 से पैलेस्टाइन की जमीन ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में रही है। ऑटोमन एम्पायर के तहत पैलेस्टाइन में मुस्लिम्स, जूस और क्रिश्चियंस रिलेटिवली शांति में रहते थे, मगर यूरोप में बहुत लंबे अरसे से जूस पर अलग अलग रीजन के वजह से काफी जुल्म ढाए जाते थे। अब ये जूस का परसिक्यूशन क्या मामला है, उसके लिए एक अलग एपिसोड लगेगा। 1800s में धीरे धीरे एक मूवमेंट शुरू होता है जिसका मकसद यह होता है कि जूइश लोग एकजुट हो और फिर वो खुद के लिए एक अपना देश बनाए, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक उन पर अत्याचार होता ही रहेगा।
इस आइडियोलॉजी को जायनिज्म का नाम मिलता है। 1897 में स्विट्जरलैंड में पहला जायनिस्ट कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें तय होता है कि होली होमलैंड बने जूइश पवित्र भूमि या पुण्य भूमि पैलेस्टाइन में बनाया जाएगा। कुछ जूइश लोगों ने ऑटोमन पैलेस्टाइन, जो कि ऑलरेडी ऑटोमन के अंदर था, ऑटोमन पैलेस्टाइन में माइग्रेट करना भी वो शुरू कर देते हैं, इस आशा में कि हमारी एक टाइम पर यहां देश हमारा बनेगा। 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होता है। यूके और फ्रांस ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। ऑटोमन एम्पायर को कमजोर करने के लिए ब्रिटिश और फ्रेंच सरकार अलग अलग अरब ग्रुप्स को एंटी ऑटोमन बगावत करने के लिए उकसाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको यह वादा देते हैं कि जंग के बाद, ऑटोमन एम्पायर के हार के बाद उन्हें आजादी मिलेगी, एक अरब देश को वो सपोर्ट करेंगे। ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस की जीत होती है, ऑटोमन्स की हार भी हो जाती है। तो कायदे से अब बारी आती है अरब देश बनने की, और ब्रिटेन उनको रिकॉग्नाइज करेगा। लॉजिकली तो यही होना चाहिए लेकिन ये पॉलिटिक्स है। अंग्रेज लोग काफी धोखेबाज टाइप के इंसान होते हैं, आपको शायद मालूम होगा ये। 1916 में जंग के खत्म होने से पहले ही यूके और फ्रांस एक सीक्रेट अग्रीमेंट करते हैं, साइक्स पिको अग्रीमेंट, और प्लान किया जाता है कि जंग के बाद वो मिडिल ईस्ट को आपस में बांट लेंगे। इंडिपेंडेंट अरब देश गया तेल लेने। जंग के दौरान इंग्लैंड को अमेरिकन जूइश कम्युनिटी की सपोर्ट की दरकार पड़ी। काफी इंफ्लुएंशियल, काफी पावरफुल कम्युनिटी है ये तब, ताकि ये अमेरिकन जूइश कम्युनिटी अमेरिका के ऊपर, माने अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर डाल पाए कि भाई यूके की मदद करिए वॉर में। और इंग्लैंड ने पैलेस्टाइन में एक जूइश नेशनल होम बनाने का प्रॉमिस कर डाला अपने बैल्फोर डिक्लेरेशन में। बेसिकली इंग्लैंड ने अरबों को और जूइश को दोनों को पैलेस्टाइन देने का प्रॉमिस कर डाला, माने खोसला का घोसला चल रहा है यहां, डबल बुकिंग कर डाला। पर जंग के बाद इंग्लैंड ने पैलेस्टाइन को अपने हाथ में लिया, उसको एक ब्रिटिश मैंडेट बना डाला। मगर इंग्लैंड ने जूइश नेशनल होम प्रॉमिस तो किया था, और इस वजह से और भी जूइश लोग पैलेस्टाइन आने लगे। अब पैलेस्टीनियन अरब्स को इस माइग्रेशन से ऑब्वियसली नाराजगी हुई, पर शुरू हो गया उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2, और यूरोप में होता है हॉलोकास्ट, और जूस के खिलाफ एक कॉम्प्रिहेंसिव एथनिक क्लेंजिंग होती है। हिटलर ने वहां क्या किया था, जूस के खिलाफ क्या गेम खेला था, उस पर एक लंबा एपिसोड हमने बना के रखा है, वो देख लीजिएगा। इस हॉलोकास्ट के चलते जूइश लोग अपनी जान बचाकर पैलेस्टाइन आते हैं। माइग्रेशन रेट्स वहां स्पाइक कर जाती हैं। 1918 और 1947 के अगर आप मैप्स देखें तो समझ में आता है कि जूइश पॉपुलेशन 1918 में सिर्फ पैलेस्टाइन का 6% थी, वो बढ़कर 33% हो जाती है। वहां का पूरा डेमोग्राफी चेंज हो जाता है। इस माइग्रेशन के चलते पैलेस्टाइन के अरब पॉपुलेशन की नाराजगी काफी नेचुरल है, और वो थी भी। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया और यूके जीत भी गई, मगर उन पर अब यह प्रॉब्लम आ गई कि पैलेस्टाइन का क्या करें। इतना तो साफ था कि उनके रिसोर्सेज अब ये कॉलोनी मेंटेन करना तो परमिट नहीं कर पाती, तो कॉलोनी तो आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो यूके ने अपने हाथ उठा दिया, हाथ खड़े कर दिए, नहीं भैया हमसे ना हो पाएगा। पैलेस्टाइन को नए नवेले यूनाइटेड नेशंस के हवाले सौंप दिया, माने ऑर्फन चाइल्ड ही समझ सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि पार्टीशन हो तो कैसे। एक तरफ जूइश लोग हैं जिनके खिलाफ इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ है, जो कह रहे हैं कि भाई उनको कोई एक देश तो चाहिए जहां वो अपनी जान बचाकर रह सके। दूसरी तरफ पैलेस्टीनियन अरब्स हैं जो कह रहे हैं कि भाई पहले तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हमसे धोखा हुआ, हमसे जमीन ले ली गई, उल्टा इस जमीन पर अब लोग बाहर से आ गए हैं। अंग्रेजों ने जूइश नेशनल होम घोषित कर दिया। हॉलोकास्ट फिलिस्तीनियों का थोड़ा ही ना था, अब किसी और का पाप आप हमारे मत्थे फोड़ रहे हो, हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हो, यह भी बात सही नहीं है। याद रखिए 1947 तक पैलेस्टाइन में जूस और अरब्स दोनों के साथ ही बहुत नाइंसाफी हुई है। 1947 में एक और देश के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई थी, अंग्रेजों ने की थी। खैर छोड़िए, उस पर एक लंबा एपिसोड बना के रखा है, वो देख लीजिएगा। यूएन की एक कमिटी बनती है और प्लान बनाया जाता है कि पैलेस्टाइन को 2 में डिवाइड किया जाएगा, एक 2 स्टेट सॉल्यूशन। एक देश बनेगा इजराइल यहूदियों के लिए, एक देश बनेगा पैलेस्टाइन अरब मुस्लिम्स के लिए। क्योंकि जेरूसलम सबके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो उस शहर को यूएन के डायरेक्ट कंट्रोल में रखा जाएगा। अभी पक्ष की बात हुई थी ना, पक्ष विपक्ष साइड लेने की बात हुई थी, तो उस समय यूएन में इंडिया ने इस 2 स्टेट सॉल्यूशन के खिलाफ वोट किया था। 1947 में इंडिया एक 1 स्टेट फेडरल सिस्टम चाहती थी उस समय पर। अभी इंडिया का स्टैंड कैसे चेंज होता है उस पर आते हैं। अभी तक आपका पक्ष क्या है, कमेंट्स में लिखकर बताइएगा, या फिर मत बताइए क्योंकि अभी पक्ष आपका बदल भी सकता है।
क्योंकि हमारे देश का पक्ष बदला है। पैलेस्टीनियन अरब्स और दूसरे अरब देशों को यह पार्टीशन प्लान उस समय बिल्कुल नामंजूर था। उनके हिसाब से यह वेस्टर्न नेशंस की सिर्फ एक चाल थी कि वो इजराइल को एक पपेट स्टेट बनाकर मिडिल ईस्ट में अपना कॉलोनाइजेशन, अपना इंफ्लुएंस वो कंटिन्यू रखेंगे। उनको घोर आपत्ति थी इस बात पर कि 55% ऑफ हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन को इजराइल के स्टेट के हवाले कर दिया गया है अंडर दिस प्लान। नवंबर 1947 को यूएन में पार्टीशन प्लान पास होता है और उसके एक ही दिन बाद नवंबर 30 को पैलेस्टाइन में जंग छिड़ जाती है पैलेस्टीनियन अरब मिलिशिया और जूइश मिलिशिया के बीच में। जूइश मिलिशियाज बेटर ट्रेंड होते हैं, बेटर आर्म्ड होते हैं, उनके पीछे बेटर सपोर्ट होता है, खूंखार जंग होती है, लेकिन अपर हैंड उनका ही होता है। 14 मई 1948 को इजराइल अपने आप को एक इंडिपेंडेंट देश घोषित करती है और उस दिन अरब देश उनके खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। मगर सरप्राइजिंगली इजराइल इन सभी अरब देशों को टक्कर देती है और उनको हरा देती है। यूएन पार्टीशन प्लान के 55% को सीधा 78% एरिया अपने कंट्रोल में कर लेती है। मैंने आपदा में उन लोगों ने देखा अवसर और लैंड हथिया लिया। कुल 7 लाख पैलेस्टीनियन अरब्स इस जंग के दौरान अपने घरों से डिस्प्लेस होते हैं, बेघर हो जाते हैं। इसे फिलिस्तीनी नख्बा या कैटास्ट्रोफी नाम से याद करते हैं। तो ये उनके साइकोलॉजी में एक बहुत डीप इंपैक्ट करता है। यही जंग, यही डिस्प्लेसमेंट बुनियाद बनती है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की, जो हम आज देख रहे हैं अनफोल्ड होते हुए। इस कॉन्फ्लिक्ट की नींव रखने की जिम्मेदारी इन्हीं वेस्टर्न नेशंस पर पड़ती है, जिन्होंने कॉलोनियलिज्म, हॉलोकास्ट और न जाने कितने सारे अत्याचार किए, जिन्होंने झूठे प्रोमिसेस किए, डिवाइड एंड रूल किया और जल्दी में एक पार्टीशन प्लान इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, अपने हाथ धो डाले। यह बात इंडिया बहुत अच्छी तरीके से समझता है कि इसके रैमिफिकेशंस कैसे चलते हैं आने वाले सालों में। इजराइल और अरब देशों के बीच में टेंशन्स जारी रहते हैं। 1956 में इजिप्ट ने सुएज कैनाल, जो फ्रेंच और ब्रिटिश कंट्रोल में था, उसको नेशनलाइज कर दिया और इजराइल को कैनाल यूज करने से ब्लॉक कर दिया। यूके, फ्रांस और इजराइल ने इजिप्ट पर हमला किया और काफी लैंड भी वहां का कैप्चर कर लिया, बट इंटरनेशनल प्रेशर था तो उसके बाद उन्होंने अपने ट्रूप्स तो विड्रॉ कर लिए। लेकिन इस वॉर से यह बात साफ हो गई कि मिडिल ईस्ट में अपने इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए वेस्टर्न पावर्स इजराइल को सपोर्ट करेगी जब भी जरूरत पड़ेगी। 1967 में थर्ड अरब इजराइल वॉर होता है, 1973 में फोर्थ अरब इजराइल वॉर होता है। दोनों में ही अरब देश इजराइल को हराने में नाकाम रहते हैं और इजराइल उल्टा गाजा, वेस्ट बैंक, साइनाई एंड गोलान हाइट्स को भी कैप्चर कर लेता है, उस पर भी कब्जा कर लेता है और भी ज्यादा एरिया अपने अंडर ले आता है। 1978 में इजिप्ट और इजराइल के रिलेशंस थोड़े नॉर्मलाइज होने लगते हैं। बेसिकली इतनी बार हार खाने के बाद अरब देशों को भी यह समझ में आने लगता है कि अब इजराइल को जंग में हराना तो बहुत ही मुश्किल है, तो रिलेशंस नॉर्मलाइज करके डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल किया जाए, यही बेस्ट ऑप्शन है। इसके चलते 1982 में इजराइल काफी ऑक्यूपाइड टेरिटरी से विड्रॉ भी करता है, मगर अभी भी काफी सारे पैलेस्टीनियन एरियाज इजराइल ऑक्यूपेशन के अंडर रहते हैं। इन वॉर्स में सबसे ज्यादा नुकसान इजिप्ट या इजराइल का नहीं बल्कि पैलेस्टीनी लोगों का हुआ। 1967 के जंग में 5 लाख पैलेस्टीनियन लोग रेफ्यूजी बनते हैं। पैलेस्टाइन लोगों का नेतृत्व करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं। 1964 में उनका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनता है, PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1974 तक यूएन PLO को रिकॉग्नाइज करती है पैलेस्टीनियन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, और इंडिया भी PLO को रिकॉग्नाइज करती है। मगर कुछ पैलेस्टीनियन ग्रुप्स का यह कहना है कि PLO तो ज्यादा ही मॉडरेट है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो 1987 में एक और ऑर्गेनाइजेशन बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। 1987 में बनती है एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हमास। हमास का एजेंडा सिंपल है, पूरे हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन को इजराइल कंट्रोल से मुक्त करो और उसकी जगह एक इस्लामिक स्टेट बनाओ। 1982 में पड़ोसी लेबनान ने भी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन उभरती है इजराइल मिलिट्री इन्वेजन के रिस्पांस में। यह ऑर्गेनाइजेशन खुद को हिजबुल्लाह बुलाती है और यही हमास और यही हिजबुल्लाह आज इजराइल पर अटैक करने की कोशिश कर रही है। पैलेस्टाइन में एंटी इजराइल रेजिस्टेंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहा है। 1987 में पहला इंतिफादा होता है। इंतिफादा यानी अरबिक में इसका अगर पॉलिटिकल सेंस बोले तो बगावत। देन ईयर 2000 में एक और इंतिफादा होता है जो पिछले वाले से और भी ज्यादा वायलेंट होता है।
यहां पर इजराइल देश की सोच को भी समझना जरूरी है कि उनका एक्शन इतना ब्रूटल क्यों रहा है। क्योंकि इजराइल पर स्टार्टिंग से ही बार बार हमला किया गया है, तो इजराइल का यह मानना है कि भैया अगर उनकी पॉलिसी बहुत वॉर ओरिएंटेड नहीं होगी और ब्रूटल नहीं होगी तो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। इसको कई लोग इजराइल का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी बुलाते हैं। इसका एक नतीजा यही रहा है कि इजराइल का एक आयरन फिस्ट पॉलिसी रहा है, पैलेस्टीनियन अरब्स को बार बार बेदखल करना, कर्फ्यू लगाना, उनको सप्रेस करना। इन पॉलिसीज की वजह से बगावत और बढ़ी है। यूएन ऑर्गेनाइजेशंस ने भी ये जो स्टाइल ऑफ ऑपरेशन है इजराइल का, इसको क्रिटिसाइज किया है। अब ऐसा नहीं है कि पीस सॉल्यूशंस की कोशिश नहीं की है। पीएलओ के लीडर और इजरायली प्राइम मिनिस्टर 1993 में एक रिवाइज्ड 2 स्टेट अग्रीमेंट पर ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, मगर एक बड़ी अड़चन लगी। बीते 40 सालों में इजराइल सरकार ने कई जूइश लोगों को इंकरेज किया, उनको फंड किया, पैसे दिए कि वेस्ट बैंक के एरियाज में जाकर वहां सेटल करो, वहां बस जाओ, वहां लैंड्स भी तुम्हारे लिए उपलब्ध है। इन सेटलर्स ने वेस्ट बैंक में काफी सेटलमेंट्स बनाई। अब सवाल यह उठा कि 2 स्टेट सोल्यूशन के बाद इनका क्या होगा। ओस्लो अकॉर्ड्स के तहत वेस्ट बैंक के एरियाज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। पार्ट ए जहां पैलेस्टीनियन कंट्रोल होगा, पार्ट बी जहां ज्वाइंट कंट्रोल होगा, पार्ट सी जहां इजराइल कंट्रोल होगा। इस अग्रीमेंट के तहत वेस्ट बैंक का भी 60% एरिया डायरेक्टली इजराइल के कंट्रोल में ही जाएगा। लेकिन ऐसे प्लान्स कभी काम नहीं करते ऑन द ग्राउंड। इजराइल में कुछ लोगों ने यह ट्रीटी बिल्कुल मंजूर करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि अगर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया तो कुछ सालों बाद फिर से वो इजराइल पर हमला करेंगे और पूरा का पूरा इजराइल का ही डिमांड कर लेंगे। 1995 में इजरायली प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने ओस्लो अकॉर्ड साइन किया था, उनको एक जूइश डिसिडेंट, एक हार्डलाइनर ने मार डाला। उधर पैलेस्टाइन में भी यही काम हो रहा है। हमास जो है पीएलओ को रिपीटेडली टारगेट कर रहा है। पीएलओ बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा कंसेशंस दे रही है। 2005 में हमास और फतेह जो कि पीएलओ का सबसे बड़ा पॉलिटिकल फैक्शन है, उसके बीच में टेंशंस फिर बढ़ने लगती है। 2006 में पैलेस्टीनियन इलेक्शंस में हमास जीत जाती है। अब क्योंकि इजराइल और वेस्टर्न कंट्रीज हमास को ज्यादा ही रेडिकल मानती है, वो इलेक्शंस के बाद ऐलान करती है कि अगर हमास सरकार बनाती है तो वो पूरे पैलेस्टाइन पर इकोनॉमिक ब्लॉकेड जारी कर देगी। हमास और फतेह के बीच में भी एक सिविल वॉर शुरू हो जाता है और एंड में वेस्ट बैंक के एरियाज में फतेह कंट्रोल करता है और गाजा स्ट्रिप के पास हमास का कंट्रोल वहां हो जाता है। इजराइल हमास कंट्रोल गाजा को पूरी तरीके से ब्लॉकेट करना शुरू करता है। हमास को कमजोर करने के लिए 2006 में गाजा की हालत बेसिकली दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर प्रिजन की तरह हो जाती है। गाजा के लोगों के पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है। इजराइल उनको गाजा से बाहर नहीं जाने देती है। गाजा में कांस्टेंट बॉम्बिंग्स होती है, डिटेंशंस होती है, टॉर्चर होती है, मर्डर होता है। इजराइल गाजा का वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और फूड सप्लाई कंप्लीटली कंट्रोल करता है और बहुत ज्यादा लिमिट कर देता है। बेसिकली इजराइल जानबूझकर गाजा को गरीबी, भूखमरी और गुलामी तक लाने की कोशिश कर रहा होता है इतने सालों से। यह हम नहीं, यह इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस बार बार कह चुकी हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस इजराइल को एक अपार्थाइड स्टेट बुला चुकी है ऑन रिकॉर्ड कि वो अरबों को एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इजराइल जो वेस्ट बैंक में सेटलर्स भेजता है, अब वो इंटरनेशनल लॉ के तहत क्लियर एक वायलेशन भी कर रहा है। गाजा का ब्लॉकेड, फोर्स्ड स्टारवेशन भी इंटरनेशनल वायलेशंस हैं। उनके साथ बेसिकली एक एक्ट ऑफ वॉर किया जा रहा है। उस हिसाब से जिस स्टेट ऑफ वॉर की बात नेतन्याहू ने अभी किया, वो कई सालों से गाजा में चल रहा था। सैटरडे को बस जो हुआ, वो स्टेट ऑफ वॉर गाजा से, उसके ओपन एयर प्रिजन से बाहर निकलकर इजराइल के सामने और पूरे दुनिया के सामने पहुंच गया। अब कुछ लोग इसे एक्ट ऑफ डेस्परेशन कह रहे हैं, कुछ वेस्ट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि इतने सालों से सोल्यूशन तो निकाला नहीं, अब तुम कंडेम करने चले आए हो इस अटैक को। इस अटैक के पीछे पॉलिटिक्स भी बोला जा रहा है। ईरान का जो एंगल है, जो नहीं चाहती है कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में संबंध ठीक हो। हमास वर्सेस पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वाला भी जो एंगल है, उनके बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। कंस्पिरेसी थियरिस्ट्स उल्टा ये मानने को राजी नहीं है कि इतना बड़ा अटैक हो गया और मोसाद को भनक तक नहीं लगी। और इनिशियल आवर्स में इजराइल ने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया? क्या यह जानबूझ के रिस्पॉन्ड नहीं किया ताकि पैलेस्टाइन का पूरा खेल फिर हम तमाम कर सके क्योंकि हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है? जो भी लॉजिक दिया जाए, जो भी कंस्पिरेसी थियरी फ्लोट किया जाए, फैक्ट तो यह है कि जिस तरीके का टेरर अटैक हुआ है उसका जस्टिफिकेशन नहीं है।
और हुआ यह है कि हमास ने इजराइल को एक ब्लैंक चेक दे दिया है। हां, हमने तुम पर बर्बरता की, हमने तुम्हारे बच्चे मारे, हमने तुम्हारे औरतों को रेप किया, हमने उनको नंगा परेड करवाया, हमने तुम्हारे बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा, अब तुम हमें अच्छे से ठोक लो। और पिछले 24 घंटों में तो कम से कम इजराइल ने वही किया है, बहुत बेहतरीन तरीके से वही किया है, क्योंकि वो उसे करना आता है। तो फिर अब आप बोलोगे अब तो पोजीशन क्लियर होनी चाहिए हमारी, इतना आप कुछ बोल दिया। अच्छा 2 मिनट और दे दीजिए, पोजीशन क्लियर बता देते हैं। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पे इंडिया की पहले पोजीशन समझना थोड़ा जरूरी है, और उसके बाद हम और आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। शुरुआत से ही इंडिया ने पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया है। 1947 में 2 स्टेट सोल्यूशन को अपोज किया, 1 स्टेट फेडरल सोल्यूशन को सपोर्ट किया। 1967 में इजराइल ने जब थर्ड इजराइल अरब वॉर की शुरुआत की, तब इंडिया ने कड़ी निंदा की इजराइल की और कहा कि सारे ऑक्यूपाइड टेरिटरीज वापस दिए जाए। इंडिया ने पीएलओ को इमीडिएटली, वी वर द फर्स्ट वंस, इंडिया ने पीएलओ को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज किया, पैलेस्टीनियन लीडर्स को हिंदुस्तान में वेलकम किया, पैलेस्टाइन को इकोनॉमिक एड भी दिया। नेहरू ने कहा Palestine is essentially an Arab country and must remain so, and the right of the Jews for a homeland should not come at the expense of a homeland of the Arab population of Palestine. अब रुक जाइए, इससे पहले कि नेहरू की गलती चिल्लाना शुरू करें, और भी बाकी है इसमें पिक्चर। अटल बिहारी वाजपेयी जब फॉरेन मिनिस्टर थे, तब उन्होंने साफ साफ बयान दिया, अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा कर कर बैठी है, वो जमीन उसको खाली करना चाहिए। फिलिस्तीनियों के लिए उचित अधिकारों की प्रस्तावना भी होनी चाहिए। 2007 में मनमोहन सिंह, 2016 में सुषमा स्वराज ने यही बात फिर से दोहराई। मगर इस सबसे यह मत समझिए कि इंडिया एंटी इजराइल रहा है। इंडिया ने एक बहुत ही फाइन बैलेंसिंग एक्ट खेला है। 1950 में इजराइल को हमने रिकॉग्नाइज किया, और उसके साथ कांस्टेंट डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हमने मेंटेन करना शुरू किया। इकोनॉमिकली और मिलिटरीली इंडिया इजराइल के टाइज मजबूत होते गए। 1991 के बाद से इंडिया इजराइल टाइज और भी स्ट्रेंथन हुए। यूपीए 2 के कार्यकाल में और मोदी सरकार के टाइम पर इंडिया इजराइल रिलेशंस और भी स्ट्रेंथन ही होते रहे हैं। एक शिफ्ट दिखने को मिला है, प्रो इजराइल स्टैंड थोड़ा दिखा है। अभी के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में प्रधानमंत्री ट्वीट कर कर साफ कहते हैं कि इंडिया हमास के इस मिलिट्री एक्शन को टेररिज्म मानता है, लिबरेशन नहीं। बात भी सही है। चाहे जो भी बर्बरता हुई हो, चाहे जो भी आरोप है, जो भी हिस्ट्री है, एक म्यूजिक फेस्टिवल में लैंड करके 250 इजरायलियों को मारना, भैया आजादी तो ना मिलेगी इस तरीके से। लेकिन तब भी याद रखिए कि मोदी सरकार ने एक इस जटिल मुद्दे पर एक बैलेंसिंग एक्ट मेंटेन किया है। एग्जांपल देता हूं, 2017 में मोदी इजराइल जाते हैं, पैलेस्टाइन नहीं जाते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया, ईरान, कतार, यूएई, रीजनल राइवल जो है इजराइल के, वहां भी जाते हैं, बैलेंस मेंटेन करते हैं। न्यू दिल्ली ने पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास को मई 2017 में होस्ट किया, पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट किया। फिर 2018 में मोदी जी पैलेस्टाइन जाते हैं, इस बार इजराइल नहीं जाते हैं, फिर से बैलेंस। 2022 का यह लेटर देख लीजिए, आई रीइटरेट इंडियाज अनवेवरिंग सपोर्ट टू द पैलेस्टीनियन कॉज। मोदी सरकार, बस कुछ ही महीने पहले की बात बता रहा हूं। यह बैलेंसिंग एक्ट क्यों? क्योंकि लगभग 1 करोड़ के आसपास इंडियन कम्युनिटी उस रीजन में रहती है। 50% हमारी एनर्जी इंपोर्ट्स वेस्ट एशिया से आती है। और सिर्फ इजराइल ही नहीं, हमारी सिक्योरिटी एंड डिफेंस टाई सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कतार, ईरान के साथ भी है। और आज के डेट में इंडिया ऑफिशियली, आज की डेट तक मैं बता रहा हूं, इंडिया ऑफिशियली एक 2 स्टेट सोल्यूशन को ही सपोर्ट करती है। तो भाई जब भारत सरकार ने इस मुद्दे पर कोई ठोस पोजीशन नहीं लिया है, अस वर्सेस देम नहीं किया है, तो आपको क्या चुल मची हुई है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में पक्ष लेने की, एक हार्ड पोजीशन लेने की? हां, टेरर अटैक को हम बिल्कुल क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन यह मुद्दा एक टेरर अटैक से बहुत बड़ा है और उससे ज्यादा उसकी काफी हिस्ट्री है। और आपका स्टैंड जो भी हो, इस एस्केलेशन के बाद अंत में एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर ही होने वाला है। याद रखिए, हमास के टैक्टिक्स और आइडियोलॉजी की निंदा करते हुए हम इजराइल के हथकंडों की भी निंदा कर सकते हैं, बिकॉज वो भी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ही रहा है। उसको क्रिटिसाइज करना, हमास को सपोर्ट करना नहीं है, और इसीलिए मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है। और यह भी याद रखिए कि वेस्टर्न पावर्स ने दशकों से मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करके रखा है। साइक्स पिको प्लान हो, खराब पार्टीशन प्लान हो, इराक और लिबिया में अनप्रोवोक्ड इन्वेजन हो, इतने डिस्टेबलाइजेशन और कांस्टेंट इन्वेजन के बाद उनका कोई खास मॉरल ग्राउंड नहीं रहा है। सबसे ज्यादा गुड़गोबर उन्होंने ही किया है। आप अपनी राय बनाइए, मगर एक चीज जरूर याद रखिए, पीसफुल 2 स्टेट सोल्यूशन की मांग करना अलग है
और गाजा पर बमबारी को सेलिब्रेट करना अलग है, या फिर हमास के टेरर एक्ट को जस्टिफाई करना अलग है, जो कि काफी लोग ट्विटर में करने की कोशिश भी कर रहे हैं। गोदी मीडिया को इन द मीन टाइम मजा आ गया है। रशिया यूक्रेन युद्ध थोड़ा पुराना हो गया था, यहां नया मसाला उनको मिल गया है। पहले टेरर अटैक जो इजराइल पर होता है, 5000 मिसाइल दागे जा रहे हैं, पावर ग्लाइडर से उनकी एयरफोर्स आ रही है, उधर इजराइल का प्रिसिशन बॉम्बिंग, 100 फ्लैट 10 सेकंड में गायब, टीआरपी ही टीआरपी, और लोग सोशल मीडिया पर अपने पोजीशंस बनाए हुए हैं और भिड़े पड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन इसी समय, इन्हीं लास्ट 24-48 आवर्स की बात कर रहा हूं, हमारे देश में युद्ध से भी बदतर तस्वीरें दिखने को मिली है। बिहार में एक एक्सीडेंट होता है, एक इंसान को ट्रक कुचल देता है, पुलिस ने उसके कुचले हुए शव को नीचे नाले में फेंक दिया। अरे भैया, हो गया स्वच्छ भारत, क्या उठाना ये सब बॉडी के अवशेष, ये शव। उधर मणिपुर में एक वीडियो सामने आता है, मैती और कुकी के बीच में लड़ाई के चलते एक इंसान को मार दिया जाता है और उसे ओपन में जलाया जा रहा है। भाई, इस मुद्दे पर भी थोड़ा पोजीशन बना लो। भाई, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मेक इन इंडिया, फेक इन इंडिया, इतने सारे मुद्दे हैं, उन पर भी थोड़ा पोजीशन बना लो। इजराइल और पैलेस्टाइन मुद्दे को फॉलो करो, लेकिन स्टैंड लेना इतना जरूरी नहीं है। नहीं, कंपलसरी नहीं है, कहीं संविधान में नहीं लिखा है। वो लड़ लेंगे, वो लड़ लेंगे, आपके स्टैंड के बिना, आपके सपोर्ट के बिना भी वो लड़ लेंगे। इतने सालों से लड़ रहे हैं। आप अपने घर का कचरा देख लो भैया, पहले आपके घर में जो बर्बरता हो रही है, पहले उस पर स्टैंड ले लो। इजराइल पैलेस्टाइन स्टैंड कैन वेट, इट्स ओके।